आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल हमसफर एकेडमी पर। प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आपके साथ उपस्थित हैं। परमाणु संरचना चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके थे। परमाणु संरचना में कुल 6 मॉडल पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जाने थे, जिसमें 2 टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और अब तीसरे आज का जो टारगेटेड अपना जो कंसेप्ट होगा या जिस पर हम लोग पढ़ेंगे, जो स्ट्रक्चर होगा, वो रदरफोर्ड और बोहर का मॉडल होगा। आप लोग बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइएगा, पॉपकॉर्न और अपना दोनों ही पेपर कॉपी सब कुछ लेकर। कल का नोट्स यदि आपने बना रखा है बेस्ट है, यदि आपने नहीं बनाया है तो पहले सुनिएगा ध्यान से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाती है। आज के लेक्चर की शुरुआत एक छोटे से क्वेश्चंस के साथ करते हैं, जो 1 या 2 पहले क्वेश्चंस करेंगे जो कल पढ़े हैं। उसके बाद नए कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और एक एक बात को यदि आप ध्यान से सुनेंगे, ये निश्चित है मेरी तरफ से ये वादा है कि आपको जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो आपको तैयार करा के भेजेंगे। 3 आप लेक्चर लीजिएगा जिसमें क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट भी आपको मिलेगा, तो आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, उसको पहले बताएं। उससे पहले एक छोटी सी बात सुन लीजिएगा। सबसे पहले परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद कंसेप्ट जब जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन खोज दिया तो अपना एक मॉडल रख दिया, जिसे थॉमसन के मॉडल के नाम से जानते हैं, जिन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल कहा, जिसको यानी कि उसको तरबूज के मॉडल की भी संज्ञा दी गई। उन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉनों को खोजा तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स एटम में उस तरह होते हैं जैसे तरबूज में बीज धसे रहते हैं। ये 2 कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे। सबसे पहले परमाणु की संरचना के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु जो है वो ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ जो छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उस छोटे कण को जो है एटम कहा जाता है। एटम ग्रीक भाषा के एटमोज से बना है, जिसका मतलब अविभाज्य होता है। और उन्होंने मुख्य 3 बातें बताई कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, कोई भी एटम जो है वो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल है, अविभाज्य है। एक ही तत्व के सभी परमाणु जो हैं शेप में, साइज में, वेट में सेम होते हैं। तो ये कुछ बातें थी एटम के बारे में। और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई सन 1897 और 98 में, और उसके बाद जब मॉडल जे थॉमसन ने अपना रखा, उसमें भी कुछ कमियां रहीं क्योंकि वो पॉजिटिव के बारे में नहीं बता पाए। तो आइएगा देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जब भी क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा उसमें नहीं लगा होता है, और ये नहीं वाली बात पर ही आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें से एक बात नहीं होगी, 3 बातें सही होंगी। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं सर? इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं वो जे थॉमसन है, सन 1898 में खोजा गया था। क्या ये ऋणावेशित कण है? हाँ सर, बिल्कुल सही सेंटेंस है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, इस पर 1 यूनिट का आवेश होता है। अगर कूलाम्ब में बात करें तो सर माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब जो है वो इस पर चार्ज होता है। इस पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर वो यूनिट में बात करता है दोस्तों तो -1 लगाएंगे, और यदि वो कूलाम्ब में पूछता है कितना चार्ज होगा तो माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम्ब होगा। दूसरा ऑप्शन कहता है कि क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। हमने आपसे क्या कहा था कि हम आपको क्वेश्चंस ऐसे कराएंगे, केवल एक क्वेश्चन नहीं, आपको 4 क्वेश्चंस साथ में तैयार होते हुए चलेंगे। अब देखिएगा, जब एक एक चीज को कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, तो सही पूछ ले चाहे गलत पूछ ले, वो चीज़ हम निकाल सकते हैं। सर यहाँ से एक चीज़ और है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है सर वो तो बराबर होता है। कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये लीजिए, ये तो बराबर है किसका? प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। सर ये दोनों ही जब बातें अलग अलग हैं तो उन्होंने पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान तो बराबर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है। चलिए अगला भी जान लेते हैं कि यह सभी परमाणुओं का मूल घटक होता है। हाँ सर,
जो मूल घटक हैं उसमें 3 चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो मूल कण होते हैं। क्लियर बात। इसके अलावा भी आपसे पूछा जाए, वैसे ये किसी भी परमाणु के स्थायी घटक हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन आपका जो होता है वो अस्थाई माना जाता है। अरे ये अस्थाई क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका जो टी हाफ है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अर्धायुकाल बहुत ही क्या रह जाता है, एक निश्चित समय में अपनी मात्रा का आधा रह जाता है सर, उसको कहते हैं टी हाफ। तो ये अस्थाई कण में गिना जाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न और सीख लीजिएगा, ये अस्थाई है, कौन सा परमाणु ऐसा है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते? वैसे तो हमें पता है कि मूल घटक जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बात क्लियर है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सर, ये 3 चीजें तो हैं मूल कण हैं। वैसे तो जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम उसमें जानते हैं कि ये मूल कण के अलावा भी कई कण होते हैं। ऐसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनके एंटी पार्टिकल जो है पॉजिट्रॉन, मेसान, पाई मेसान, न्यूट्रिन, एंटी न्यूट्रिन, ये सभी चीजें जो हैं वो इस परमाणु के अंदर पाई जाती है। लेकिन स्थायी कणों की अगर बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। लेकिन 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 एक परमाणु ऐसा है जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, और वो क्या है सर? हाइड्रोजन। क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 1 होता है, तो क्या हो जाएगा? Z = 1, यानी परमाणु क्रमांक 1, प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं सर? परमाणु भार से अगर परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है, यानी आंसर आ जाएगा। तो हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। अगला देखिए, क्या ये कैथोड किरणों का घटक है? हाँ सर, कल हम लोगों ने देखा था, जो विलियम क्रुक्स द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब बहुत लो प्रेशर किया जाता है, हाई वोल्टेज दिया जाता है, तो कैथोड से एनोड की ओर जो पार्टिकल्स हैं वो भागना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये घटक हैं। कैथोड किरणों के पुंज जो हैं वही क्या सर? इलेक्ट्रॉन बोले गए। तो इन्होंने यहाँ क्वेश्चन में पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो ये गलत बोला था इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपस में बराबर होता है। नहीं जी, क्या बराबर होता है? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है। अगर इन दोनों में बात करें तो सर किसका ज़्यादा होता है? सर इस पर -31 किलोग्राम है और इस पर -27 किलोग्राम है। ये बड़ा है, माइनस वाला वो जो है ज़्यादा छोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कथन कैथोड किरणों के लिए सही नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे इस बात पे जरूर फोकस करिएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जब भी पूछता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है तो क्वेश्चन बन जाता है लाजवाब। नहीं पूछा है और आपको देना है इसका सही जवाब। क्या है कि कैथोड से शुरू होकर एनोड की ओर जाती हैं। कल एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक वैक्यूम ट्यूब होती है। चलिए छोटा सा बता देते हैं जल्दी से। एक वैक्यूम ट्यूब होती है और इसमें एनोड और कैथोड लगा दिया जाता है और एक बैटरी के साथ इनको जोड़ दिया जाता है। इधर आपका एनोड हो गया और इधर आपका कैथोड हो गया। तो इधर से जो है दीजिएगा आपके पार्टिकल्स जो हैं वो भागना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या कैथोड से शुरू होकर एनोड की ओर जाती हैं? करेक्ट स्टेटमेंट है, नो डाउट। किसी बाहरी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सीधी रेखा में चलती हैं। हाँ सर, अनुपस्थिति रखिएगा, कुछ मत लगाइएगा, सीधी रेखा में चली जाएंगी। स्टेटमेंट करेक्ट है। कैथोड किरणों की विशेषताएं हैं कि कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती हैं। सर करती हैं। यहाँ पर आप वैक्यूम करते हैं या कोई गैस जो ले रहे हैं उसका नेचर है उस पर निर्भर करती हैं। तो चौथी बात है कि कैथोड किरणों की विशेषताएं ये हैं कि कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। जी हाँ, निर्भर करती हैं। जो जिस तरीके का आप सब्सटेंस, जिस तरीके की गैस आप ले रहे हैं सर उस बात पर निर्भर करती हैं। इन्होंने पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो कैथोड किरणों की विशेषताएं हैं कि कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोड पदार्थ पर निर्भर नहीं करते हैं। सर नहीं करते हैं ये पूछा है, तो आपके पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर थर्ड वाला जो है वो स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और यही इन्होंने पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, तो सर थर्ड वाला जो है वो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइएगा, 2 मॉडल हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले डाल्टन का मॉडल और उसके बाद जीजे थॉम्सन का मॉडल।
जब इधर एक्सपेरिमेंट हो गया, गोल्डस्टीन ने जब प्रैक्टिकल किया कैनाल रेज से, तो जब एनोड से कैथोड की ओर जो किरणें जा रही थी उससे एक पॉजिटिव पार्टिकल्स की खोज हुई, प्रोटॉन नाम दिया गया। प्रोटॉन की खोज के बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा प्रकीर्णन। अल्फा किरण के प्रकीर्णन का एक्सपेरिमेंट था। और ये क्या लिखा था इन्होंने, इसी मॉडल को सर नाभिक का परमाणुवीय मॉडल कहते हैं। और परमाणुवीय मॉडल में, इसी मॉडल के अंदर इन्होंने नाभिक की संकल्पना दी। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाए कि नाभिक के खोज करता है, तो नाभिक खोजने वाले वैज्ञानिक रदरफोर्ड ही हैं। दुनिया के सबसे सशक्त बल की बात करें कि सबसे बड़ा दुनिया में मजबूत बल कौन सा है, तो सर नाभिकीय बल सबसे बड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा नाभिकीय बल होता है, हम लोग भी जानते हैं सर, नाभि से जुड़े हुए। और सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ होता है बच्चे का, माँ के साथ। और किससे जुड़े होते हैं, नाभि से। सर ऐसे याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे सशक्त बल जो है माँ और बच्चे का होता है, और केमिस्ट्री में इधर सबसे सशक्त बल जो है वो नाभिकीय बल होता है, नाभिक के साथ जुड़ा होता है। अब देखिएगा इन्होंने क्या कहा, अल्फा किरण का एक्सपेरिमेंट किया। पेन चेंज करते हैं, देखिएगा अल्फा किरण के प्रकीर्णन के आधार पर, कल हमने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था कि एक सूडेन बॉक्स लिया था जिसमें रेडियम का मेटल रखा था, उससे किरणें निकल रही थी, अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे। बीच में एक आपने लेड की एक स्लिट लगाई हुई थी, और उसके बाद आगे एक सोने की यानी कि गोल्ड की फॉल लगा दी जिस पर अल्फा पार्टिकल्स टकरा रहे थे। और टकराने के बाद पीछे जिंक की एक रॉड लगा दी थी, फ्लोरोसेंट ट्यूब लगा दी थी। जैसे ही उस पर पार्टिकल टकराते थे, हिट करते थे, जाके वो फ्लोरोसेंट ट्यूब थी चमक उत्पन्न करती थी। ये एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने एक मॉडल दिया, जिस मॉडल को परमाणु का नाभिकीय सिद्धांत कहते हैं। क्या इन्होंने कहा, इन्होंने दिया, इसलिए इसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी कहा जाता है। इस आधार पर उन्होंने नाभिक का सिद्धांत दिया। नाभिक का सिद्धांत दिया इसीलिए इसको परमाणु का नाभिकीय सिद्धांत भी कहते हैं। न्यूक्लियस की खोज कर दी सर। न्यूक्लियस क्या है, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, एकदम दिमाग में बसा लीजिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। सर जितना कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, हमने केवल ये जाना है कि सबसे पहले परमाणु अविभाज्य था, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो इसके बाद जे थॉमसन जो है वो कहते हैं कि परमाणु में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला बोला कि सर कुछ नहीं होता, दूसरा बोला केवल इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही तीसरा एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रोटॉन की खोज हुई, गोल्डस्टीन ने जैसे ही प्रोटॉन निकाला उस कैनाल रेज के एक्सपेरिमेंट से, तो रदरफोर्ड ने उस चीज को प्रूफ करने के लिए अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर डाला। ये एक्सपेरिमेंट जो था वो क्या था, आइएगा देखिएगा उस कंक्लूजन के आधार पर क्या निकला। ये सिस्टम जो इन्होंने दिया, जिसको परमाणु मॉडल कहते हैं, किसका परमाणु मॉडल कहते हैं सर, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहता है जैसे अपना बिल्कुल सोलर सिस्टम होता है, जैसे सौर ग्रह होता है, जैसे सूर्य है, चारों तरफ जो है ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल इन्होंने जो है इसकी कल्पना कर दी सोलर सिस्टम की तरह परमाणु जो है एकदम गोल है। उसके बाद इन्होंने कहा कि धनावेशित गोलाकार है। परमाणु क्या है सर, धनावेशित गोलाकार है, और जिसका परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है उसके केंद्र में निहित रहता है। भैया ये बहुत बहुत जरूरी बात। क्या इन्होंने कहा कि इसका जो टोटल मास होता है एटम का, वो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसके एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है टोटल मास, और एक धनावेशित गोला है, और जिसकी तुलना कर दी है सर किसके साथ, सोलर सिस्टम के साथ। इसके बाद देखिएगा आगे क्या कहते हैं, नाभिक के चारों ओर जैसे सोलर सिस्टम की तरह वृत्ताकार पथ होता है, उसी पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं सर। बिल्कुल सोलर सिस्टम में जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, वैसे ही इन्होंने क्या कह दिया, देखो समझ में आ रहा होगा। पहला मॉडल कहता है अविभाज्य है, दूसरा कहता है तरबूज का मॉडल है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फंसे हैं जैसे तरबूज में फंसे हैं, तीसरा सिस्टम है सर सोलर सिस्टम। हम ये चाहते हैं कि जब भी आप ये 2 क्लास और 3 क्लास देखें तो परमाणु संरचना के बारे में जितने भी मॉडल्स आए हैं एटम्स के बारे में, पूरे 6 मॉडल आपको टिप्स पे होने चाहिए सर। इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ये नहीं बता पाया, दूसरा सिस्टम क्या नहीं बता पाया कि तीसरा सिस्टम।
महत्वपूर्ण है ये चीज। इसको समझिए कि नाभिक के चारों ओर सोलर सिस्टम की तरह जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी जो है चारों तरफ चक्कर लगाते। नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच में अधिकांशतः भाग खाली रहता है। ये बात कैसे पता चली थी कि अधिकांशतः भाग जो है वो खाली रहता है? ये देखिए एक सिस्टम बनाते हैं। इस सिस्टम में क्या है कि आपके पास अगर मान लें कि परमाणु जो है वो धनावेश है, जैसे ही उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की तो कुछ जो पार्टिकल्स थे वो सामने आ गए, कुछ ऐसे थे पॉजिटिव की बजाय से आकर कुछ इस तरीके से जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए, और थोड़े से दूर थे वो सीधे चले गए। ध्यान देना इस बात को, लीजिएगा, इस तरीके से चले गए, बाकी के सामने चले गए। अब इस एक्सपेरिमेंट से सर क्या कंक्लूजन निकल कर आया? इन्होंने कहा कि परमाणु तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच में अधिकांशतः भाग रिक्त होता है। हाँ सर, रिक्त होता है। अगर ये रिक्त नहीं होता, इस बात को समझिएगा, ये लीजिएगा, ये बीच में पॉजिटिव है, बाकी का ये जो है वो खाली है। अधिकांशतः भाग खाली है और परमाणु के सापेक्ष नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। पूरे परमाणु के सापेक्ष जो है न्यूक्लियस बहुत छोटा है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, एनसीईआरटी ये कहती है कि इतना छोटा है, 10 लाख गुना छोटा है, 10⁵ दोनों के रेडियस में डिफरेंस है। सर कितना है? इतना मान लीजिए कि जैसे एक पूरे बड़े से स्टेडियम में एक गेंद जो है वो पिच पर रखी हुई है छोटी, इतना छोटा है। अगली बात है कि अगर ये धनावेश है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ हैं, तो जुड़े कैसे रहते हैं? तो नाभिक के इलेक्ट्रॉन जो हैं चारों तरफ वो अभिकेंद्रीय बल द्वारा जुड़े रहते हैं। 2 बल होते हैं फिजिक्स में, आप पढ़ते हैं, एक होता है अपकेंद्रीय बल और दूसरा होता है अभिकेंद्रीय बल। नाभिक की ओर खींच रखता है, एक जो लगातार चारों तरफ घूमने के लिए बाध्य करता है। सर उसकी तरफ खिंचा भी रहता है और लगातार चारों तरफ चक्कर भी लगाता रहता है। तो ये 5 बातें हो गई। कौन कौन सी 5 बातें मॉडल की हुई? कहते हैं कि बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह इसकी परिकल्पना की। बिल्कुल क्या है सर? सोलर सिस्टम जैसा सिस्टम है और यह धनावेशित गोलाकार है। सोलर सिस्टम से परिकल्पना की। दूसरी बात, ये धनावेशित है। तीसरी बात ये कहा कि चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। अधिकांशतः भाग कैसा होता है सर? खाली होता है। और परमाणु के सापेक्ष नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। कैसे जुड़े होते हैं सर? अभिकेंद्रीय बल द्वारा जुड़े होते हैं। ये ढेर सारी बातें इन्होंने बता दी, लेकिन इनके मॉडल में कमियां क्या थी? इस कमी को थोड़ी देर के लिए बाद में पढ़ते हैं। क्यों नया मॉडल आएगा इस बात को हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो मॉडल पढ़ा उसके आधार पर अगर प्रश्न आता है, और सर अगर आपसे प्रश्न बन जाए तो पढ़ना सार्थक हो गया। क्वेश्चन सामने क्या है कि परमाणु की संरचना के बारे में रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर कौन सा निष्कर्ष है? बताइएगा कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला कहते हैं कि परमाणु में बहुत ही न्यून आयतन में धनावेश केंद्रित रहता है। सर बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या बोला है कि पूरे परमाणु के सापेक्ष धनावेश उसके केंद्र में है, तो ये कह रहे हैं कि आयतन में धनावेश केंद्रित रहता है। हाँ सर रहता है। संपूर्ण परमाणु में धनावेश इलेक्ट्रॉन के साथ प्रकीर्णित होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन फैलाव होता है, क्या ऐसी चारों तरफ फैला होता है क्या? नहीं भाई। नाभिक के द्वारा घेरी गई जगह परमाणु के कुल आयतन की आधी होती है। नहीं सर, अभी हमने आपको बताया था कितना ज्यादा छोटा है। सर इसको कह सकते हैं 10⁵ टाइम्स छोटा है। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। कहते हैं कि परमाणु में अधिकांशतः जगह इलेक्ट्रॉनों द्वारा घेरा होता है। नहीं, स्टेटमेंट कहता है कि नाभिक द्वारा जो घेरी गई जगह है वो संपूर्ण आयतन की तुलना में बहुत कम है। अधिकांशतः भाग खाली होता है, कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से अल्फा स्कैटरिंग से अगला क्वेश्चन देखिएगा। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन के प्रयोग के दौरान निम्नलिखित कौन सा प्रयोग सही नहीं था, या निरीक्षण जो किया गया वो कौन सा सही नहीं था? क्या क्या बातें हमने आपको बताई थी वो याद रखिएगा। कि गोल्ड का फॉल लिया गया था, स्वर्ण का पत्र लिया गया था, बिल्कुल सही है। से गुजारने पर अल्फा कण प्रकीर्णित नहीं होते हैं। चलिए दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। अल्फा कणों का छोटा सा भाग छोटे से कोण से विचलित हो गया था। अभी देखिएगा, इससे पहले जो स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा था इसमें, ये देखिएगा क्या हुआ था। अधिकांशतः भाग खाली था। अधिकांशतः भाग क्या था? खाली था।
संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में था। अब देखिएगा, मान के चलते हैं कुछ समय के लिए, अगर इधर से मान लीजिए आपने 100 किरणें डाल दी, तो उसमें से 2 या 3 ही ऐसी होंगी जो उसके सामने गई, टकरा गई, बाकी की इधर उधर डिफ्लेक्ट हो गई और कुछ तो जो है सामने चली गई सीधी। ये था एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है। स्वर्ण पत्र से गुजरने पर अधिकांश अल्फा कण जो है वो विचलित नहीं होते। हाँ सर, ये स्टेटमेंट सही है, विचलित नहीं होते, निकल जाते हैं सामने से। उन्होंने क्या पूछा, निरीक्षण सही नहीं था। कौन सा निरीक्षण सही नहीं है? ये तो निरीक्षण सही था। अल्फा कणों का छोटा सा अंश छोटे से कोण से विचलित हो गया था। हाँ, छोटा सा कोण से हो गया था। अल्फा कणों की काफी बड़ी संख्या वापस उसी दिशा में लौट गई थी। ये स्टेटमेंट गलत है। अभी हमने आपको बताया कि अगर 100 अल्फा पार्टिकल्स गए थे तो उनमें से 1 या 2 थे जो उस धनावेश से, नाभिक से टकराकर वापस आए थे। बाकी के जो किनारे से गए वो प्रकीर्णित हो गए और थोड़े दूर से गए वो सीधे चले गए। सर, बहुत ही कम अल्फा कण यानी कि 2000 में से 1 या 2 उसी दिशा में वापस लौट गए थे। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिल्कुल। उन्होंने पूछा था कौन सा सही नहीं था। बड़ी संख्या में वापस आए थे क्या? बड़ी संख्या में वापस नहीं आए थे। कुछ ही पार्टिकल्स थे जो उसके सामने गए, जो टकराए, बाकी के इधर से उधर सीधे निकल गए। बात क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अल्फा के प्रकीर्णन पे है। एकदम अल्फा प्रकीर्णन का जो एक्सपेरिमेंट है, अगर रदरफोर्ड से क्वेश्चन आ जाए तो 100% करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। क्या बोला है कि कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। ये नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्यों लेकर आए? क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही पूछे जाते हैं। सही तो आप एक स्टेटमेंट याद कर लेते हैं, लेकिन उसने पूछा है नहीं, तो उसके लिए 3 सही स्टेटमेंट आपको आने चाहिए, उसके बाद ही एक आप गलत बता पाएंगे। तो परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है। हाँ सर, एक्सपेरिमेंट तो यही कहता है कि रिक्त होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, स्टेटमेंट करेक्ट है। जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 कोटि की होती है, ये करेक्ट है। इन दोनों में अगर आप रिलेशन निकालेंगे तो रेडियस ऑफ एटम इक्वल टू रेडियस ऑफ 10⁵ इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकलेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है अगर दोनों के रेस्पेक्ट में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार मार्गों में घूमते हैं जिन्हें ऑर्बिट्स कहा जाता है। अभी ऐसा कुछ कच्चा फच्चा के बारे में नहीं बताया कि ऑर्बिट्स क्या होती है, कहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट यहाँ नहीं कहा गया। इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, बिल्कुल बात सही है। अल्फा स्कैटरिंग में नाभिक की तो खोज हुई, धनावेश की तो खोज हुई, कहीं ऑर्बिटल्स के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। स्टेटमेंट क्लियर है? क्या क्या बातें आपको याद रखनी है? सर, रेडियम लिया था, अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, स्लेट लगाई थी लेड की जिससे पार्टिकल निकल रहे थे, गोल्ड फॉल लगाई थी सामने, उसके बाद जिंक की रॉड। ये 5 बातें हैं, उन्हीं से क्वेश्चन है। क्या कंक्लूजन निकाला वो चीज आपके सामने थी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन से कौन से परिणाम मिले? स्टेटमेंट को पढ़िएगा ध्यान से कि कौन से परिणाम मिले, कंक्लूजन क्या मिला ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए। अधिकांशतः अल्फा कण सीधे निकल गए थे। क्यों निकल गए थे सीधे? क्योंकि नाभिक बहुत छोटा था, ज्यादा से ज्यादा भाग पार्टिकल्स का बाहर निकल गया था। कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हो रहे थे। हाँ सर, कुछ विक्षेपित हुए थे। 1 या 2 कण ही वापस आए थे, ये बात भी सही है। और सर तीनों बातें सही हैं, तो फिर चौथी बात सही। 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो चौथा भी स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए अब देखते हैं कि क्यों नए मॉडल की जरूरत पड़ी। रदरफोर्ड का मॉडल जो है क्या ऐसी बातें नहीं बता पाया कि नए मॉडल की जरूरत पड़ गई। यह परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता सका क्योंकि इसने कोई बात ही नहीं करी। अगर मान के चलते हैं कि ये आपके पास कोई एक केंद्र है, ये लीजिए परमाणु और परमाणु का केंद्र है, और कहते हैं कि ये नाभिकीय बल द्वारा इलेक्ट्रॉनों को जो है वो खींचे रखने का काम करता है। अगर इस तरीके से खींचे रखता है तो कुछ समय बाद क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींचेगा तो घूमते घूमते जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाएगा आके।
इसके बारे में यानी कि एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी बात नहीं बता पाया। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम, सर ये स्पेक्ट्रम की तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। स्पेक्ट्रम होता क्या है? परमाणु की सोलर सिस्टम के साथ तुलना कर दी, बिल्कुल सौर मंडल की तरह तुलना कर दी, जबकि ऐसा होना असंभव है कि केवल एक या दो एक या कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं जो लगातार नाभिक की ओर घूमते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स बेव्स की अगर बात करें कि कोई लगातार कोई चीज अगर घूमती है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, और लगातार घूमने वाली चीज अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी तो वो कुछ समय बाद जैसी ऊर्जा उसकी खत्म होगी और नाभिक उसको अपनी ओर खींच रहा है और बाद में आके स्वाहा खत्म हो जाएगा। तो ये वाली बात इन्होंने नहीं बता पाई। क्या क्या बात नहीं बता पाई? एक तो सबसे गलत बात कर दी कि सोलर सिस्टम से कंपेयर कर दिया, स्थायित्व को नहीं बता सका, स्टेबिलिटी नहीं बता सका, सर स्पेक्ट्रम के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सके। तो क्या कोई ऐसा दूसरा मॉडल है जो स्टेबिलिटी के बारे में बता सके? तो वो फिर अगला मॉडल आता है आपका, जिसको कहते हैं बोहर का मॉडल। ये आधुनिक सिद्धांत में बहुत ही अच्छा मॉडल है, जिसको बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। क्यों इसको अच्छा बोला? कि अभी तक जितने भी 3 सिद्धांत आए थे उनमें जो ढेर सारी कमियां थी, उन कमियों को दूर किया है किसने? बोहर ने। इस सिद्धांत के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। क्या है बोहर का मॉडल? BOHR लिखा करते हैं इनको, बोहर। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कहाँ मिलते हैं। पहली बात इन्होंने बताई कि चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ होता है जो कि एक निश्चित ऊर्जा के साथ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन्हीं को ही एनर्जी लेवल यानी ऊर्जा स्तर, कक्ष या स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। पहली बात क्या बता दी कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है और उस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उसी पथ का नाम क्या कह दिया? ऑर्बिट, कक्ष। यानी कि यहां ऑर्बिट का कंसेप्ट इन्वॉल्व हो गया। इससे पहले क्वेश्चन में उसने पूछ लिया था ऑर्बिट के बारे में, लेकिन ऑर्बिट कौन बताता है? ये वाली बात बताते हैं बोहर। ये हो गया एनर्जी लेवल। जिन वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनका कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। यहां शब्द आ रहा है क्वांटीकृत। क्वांटीकृत, क्वांटीकृत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक निश्चित ऊर्जा जब किसी के पास होती है तो उस पार्टिकल को क्वांटाइज्ड पार्टिकल कहा जाता है। एक छोटा सा उदाहरण समझिएगा आपकी भाषा में, कि घर से आपको विद्यालय जाने के लिए 20 रुपए दिए जाते हैं। कुछ लोगों को 20 ही दिए जाते होंगे कि 10 इधर से ऑटो के दे देना, और जब घर से कॉलेज से घर के लिए आओ तो 10 रुपए ऑटो के वो दे देना, बीच में पानी की बतासे समोसा न खा ले। तो फिक्स्ड रुपए दिए जाते हैं घर से। ऐसे ही किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के पास फिक्स्ड एनर्जी है। सर फिक्स्ड एनर्जी कैसी है? यदि यहाँ पर आपके पास एक नाभिक है, उसके बाद पहली कक्षा है, उसके बाद दूसरी कक्षा है, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर कहीं से ऊर्जा पा ले तो ऊर्जा लेके दूसरा में चला जाएगा और दूसरे सेल से अपनी ऊर्जा को खर्च करके फिर से पहले में आ जाएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये क्या हो गया सर? क्वांटीकृत। फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी जिसके पास है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी है यानी क्वांटीकृत है। तो फिर यहाँ एक शब्द और आ रहा है कोणीय संवेग। सर m इंटू वी इंटू आर, ये हो गया कोणीय संवेग। ये कोणीय संवेग जो है वो कह रहे फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी के साथ होता है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसी भी कक्षा में क्वांटीकृत होती है। अगली बात क्या कहते हैं? एम वी आर जो है कोणीय संवेग हो गया और क्वांटीकृत हो गई। अभी तक इस सिद्धांत में हमने 3 बातें पढ़ ली। बोहर कहते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर एक वृत्ताकार पथ होता है। सर वृत्ताकार पथ कैसा होता है? आप लोग दौड़ने जाते होंगे, फील्ड में देखते होंगे, मैदान आपका जो स्कूल का रहता है या कहीं भी, तो जहां खिलाड़ी दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते वहां पे घास जो है चिकनी कर देते हैं। एकदम बिल्कुल इसी तरीके से कहते हैं कि नाभिक के बाहर जो है वो वृत्ताकार पथ होते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और उनकी एनर्जी कैसी होती है? सर फिक्स्ड एनर्जी होती। क्वांटीकृत जिसको कहा गया है, क्वांटाइज्ड कहा गया। तो 3 बातें हमें पता चल गई यहां से कि परमाणु के नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथ होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं
उनका कोणीय संवेग जो है सर वो भी क्वांटाइज्ड होता है, यानी फिक्स्ड एनर्जी का होता है। और जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते या जो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं उन्हीं को ही ऊर्जा स्तर या कक्ष कहा जाता है। 3 बातें क्लियर हुई। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है किसी भी कक्षा में क्वांटीकृत होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ सकता है। कहाँ से जा सकता है सर? लोअर लेवल से हायर लेवल में, और हायर लेवल से लोअर लेवल में केवल घर से जा सकता है स्कूल, और स्कूल से घर। सर 20 रुपए उसके पास फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी है, केवल उन्हीं लेवल्स के बीच में सर आया जा सकता है। बात क्लियर हुई होगी सर। 3 बातें हो गई कि वृत्ताकार पथ होते हैं, उन्हीं वृत्ताकार पथ को ही कक्ष या ऑर्बिट कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उनका कोणीय संवेग m/v/r होता है, साथ साथ इनकी फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसी भी कक्षा में क्वांटीकृत होती है सर, फिक्स्ड होती है। किसी भी सेल में जो है इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड होती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अवशोषण कर निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। सर ये लाइन कॉपी है, दूसरा पढ़िएगा। अगर फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी है तो इसको हम लोग कैसे कह रहे हैं? 2 बातें हैं। m/v/r जो है वो लीजिएगा h/2 का पूर्ण गुणक है, पहली बात कह रहे हैं। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार नहीं करता है बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में कहता है, जिसे क्वांटा कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो सिद्धांत में कमियां थी क्या इस सिद्धांत में दूर हो गई? कमी ये थी उस सिद्धांत की कि लगातार जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और ऊर्जा खत्म होगी और नाभिक में आके गिर जाएगा। तो इन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का यूज कर लिया, जो कि फॉर्मूला कहता है E = h²। और प्लांक क्या कहते हैं सर? कोई भी पार्टिकल या कोई भी सोर्स एनर्जी का जो लगातार ऊर्जा निकाल रहा हो, चाहे अवशोषण कर रहा हो, और वो जो ऊर्जा होती है वो हमेशा पैकेट्स के बंडल्स के रूप में होती है, कभी भी लगातार नहीं हो। मान लीजिए यहाँ पे अगर मेरे पास कोई एक सोर्स है सर, ये सोर्स भी अगर ऊर्जा निकालेगा तो ले डॉट 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 ये लीजिएगा, कुछ इस तरीके से चलेगी सर। h², ऐसे h² करके फोटॉन्स जो है इस टर्म में चलेंगे। यही सिद्धांत का सहारा लिया बोहर ने, और बोहर कहते हैं कि क्यों नाभिक में नहीं गिरता? बोले हम बताते हैं क्यों नहीं गिरता। क्योंकि जब कोई भी पार्टिकल एनर्जी का इमिशन कर रहा हो, उत्सर्जन कर रहा हो, चाहे अवशोषण कर रहा हो, वो हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में करता है, कभी लगातार नहीं करता है, इसलिए वो नाभिक में नहीं गिरेगा जाके। तो जो इनका कोणीय संवेग है m/v/r वो h/2 का पूर्ण गुणक होता है और लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। तो सर इस बात को हम लिख सकते हैं कि डेल्टा E बराबर E2 - E1, या इसी को h² कहा जाता है, तो E × h²। सर ये वाली बात, अब यहाँ पर बोहर का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। वृत्ताकार पथ हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, फिक्स एनर्जी के वृत्ताकार पथ हैं, स्टेशनरी स्टेट भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में मिलता है उनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणक होता है। नाभिक में क्यों नहीं गिरता? क्योंकि सर कोई भी सोर्स जो एनर्जी का इमिशन लगातार करता है वो एनर्जी हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में होती है, ये कहते हैं प्लांक। और इसी सिद्धांत का सहारा लिया है बोहर ने, और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में जितनी कक्षाओं में मिलता है नाभिक के बाहर, वो उन कक्षाओं में फिक्स्ड एनर्जी के साथ होता है, जिस एनर्जी को क्वांटाइज्ड एनर्जी यानी क्वांटीकृत कहा जाता है। डन, यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई होगी। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। जो भी आपने अभी तक सीखा उसका इम्प्लीटेंशन करते हैं। यहाँ पे किसी स्थिर अवस्था में, स्टेशनरी स्टेट में, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग दिया हुआ है m/v/r जो है वो h/2 का पूर्ण गुणक है। इस व्यंजक के आधार पर एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में मिल सकता है जिनके लिए उनका कोणीय संवेग, अभी हमने आपको बताया था, जिनके लिए उनका कोणीय संवेग क्या हो बताइएगा, h/2 का क्या हो, पूर्ण गुणक हो। ये वाली बात चलिएगा, m/v/r = h/2। इनका जब तक पूर्ण गुणक नहीं होगा इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में नहीं मिलेगा, ये वाली बात बताते हैं बोहर।
आगे देखिएगा, बोहर के अनुसार पांचवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। ये आसान सी बात है, बिल्कुल अभी बताया था कि m इंटू वी इंटू आर, ये आपका कोणीय संवेग, n h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणक हो गया। सर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्ष की संख्या है। क्या पूछ रहा है, पांचवी कक्षा में बता दो सर, इसकी जगह पे 5 रख दो, 5 गुणे h/2 पाई। देखो क्या ऑप्शन है इसमें, पॉइंट में है तो इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, क्या बचेगा 2.5 इंटू एच अपॉन पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आंसर जो है चौथा आपके सामने लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल है, इतना ज़्यादा यदि आपने स्टेटमेंट समझ लिया है तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि बोहर मॉडल व्याख्या कर सकता है, तो किस बात की व्याख्या कर सकता है, केवल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की, या उन परमाणुओं या आयनों के वर्णक्रम की जिनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये वाली बात सही है, ये कमी भी बनेगी। अभी अभी हम लोग लिमिटेशंस जब बोहर की पढ़ेंगे तो ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या वो जो नहीं कर पा रहा था, पहला मॉडल रदरफोर्ड का मॉडल स्पेक्ट्रम नहीं बता पाया था, ये स्पेक्ट्रम बता रहा था, लेकिन ये भी उनका बता रहा था जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी इसकी ड्रॉबैक बनेगी। अभी सभी परमाणुओं के वर्णक्रम के बारे में बता पाता है, केवल उन्हीं अवस्था वाले परमाणुओं के वर्णक्रम की बारे में बताता है तो नहीं भाई, केवल उसमें बताता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ लीजिएगा, अगर बोहर किसी स्पेक्ट्रम की अगर व्याख्या करते भी हैं तो वन कंपोनेंट सिस्टम की व्याख्या करते हैं जिसके पास क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, केवल वो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स भी निकाले। इलेक्ट्रॉन्स जब एक स्थिर ऊर्जा के साथ फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी के साथ कक्ष में उपस्थित था तो उस समय उसकी रेडियस जो है वो क्या होगी। सर रेडियस जो है r इक्वल टू लीजिएगा, r इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में। n क्या है, कक्ष की संख्या है, कक्ष की संख्या है। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यहां क्या हो जाएगा, आर एन जो है किसी भी एन वी कक्ष हो जाएगी, और ये R1 जो है वो परमाणु की प्रथम कक्ष हो जाएगी। यहां कोई डेरिवेशन नहीं है, यहां किसी Rn दिया गया है और प्रथम के लिए है n माने नंबर ऑफ सेल हो गई। इस तरीके से आप जो है किसी भी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के लिए आप त्रिज्या की गणना कर सकते हैं, इस तरीके से त्रिज्या निकाली जा सकती है। इसी आधार पर इलेक्ट्रॉन के वेग की भी गणना आप कर सकते हैं, Vn इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड में। इसके अलावा इन दोनों में यदि आप रिलेशन देखते हैं तो यहाँ देखिएगा जब वेलोसिटी है वो एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो किसी पहली सेल के लिए अगर एनर्जी दी जाती है तो वो एन के कैसी होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये पहली कक्षा की जो है वेलोसिटी हो जाएगी, एन जो है एनवीं कक्षा में के लिए हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ऊर्जा की अगर आप गणना करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिएगा देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए गणना आप कर सकते हैं कि ई एन इक्वल टू है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस तरीके से इसकी गणना की जा सकती है। और यहाँ देखिएगा एन स्क्वायर किस में है, इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये एनर्जी की टर्म क्या होगी, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये पहली कक्ष के लिए ऊर्जा हो जाएगी, ये एनवीं कक्ष के लिए हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, E1 जो है पहली कक्ष के लिए ऊर्जा, पहली कक्ष के लिए ऊर्जा। ये एनवीं कक्ष के लिए,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यदि आप पेन लेकर बैठे हैं तो लिखना स्टार्ट करिएगा। प्रथम बोहर की कक्षा की त्रिज्या अगर x मीटर है तो तीसरी कक्षा के लिए त्रिज्या क्या होगी। आइए भाई इस क्वेश्चन को बनाते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि रेडियस आर एन अभी बताया था 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। सर ये फॉर्मूला मेरे पास होता है एंगस्ट्रॉम में। यहां देखिएगा किस में दे रखा है, पिकोमीटर में। तो आइए इसको पिकोमीटर में चेंज करते हैं। एक पिकोमीटर में क्या होता है, 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर, 10 पे पावर माइनस की 12 मीटर। आइए इसको पहले करते हैं, तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम को लिख लिया सर। और इसी 52 को 0.52 को अगर 52 लिख दिया जाए एन स्क्वायर अपॉन जेड तो 2 अंक और चढ़ जाएंगे, 10 पे पावर माइनस की 12 मीटर। और सर इसी को पिकोमीटर कह देंगे, तो 52 दशमलव क्या हो जाएगा 9, ठीक है, इंटू। अच्छा इसके साथ, अच्छा इसको x ही दे रखा है, इसको तो कुछ मानना ही नहीं है। चलिए आइए देखिए, इसको x मान लेते हैं। इस संख्या को क्या मान लें, x मान लो, कुछ कहना ही नहीं। प्रथम कक्ष के लिए और तीसरी कक्ष के लिए पूछा है, सर इसकी जगह पे n की जगह पे क्या रख दो, तीसरी कक्षा। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9x, और किस में लिख दो सर, पिकोमीटर में। तो उसको x मान लिया, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो हम 10 पे पावर माइनस की 12 लिखते और x माने 52.9 पिकोमीटर लिखा जाता सर। दीजिए, क्योंकि जिस टर्म में क्वेश्चन पूछा है उसी तरीके से लिखते। x माने अगर पूछेगा तो x माने ये बन जाती बात, और n स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा डी। समझ आया कि नहीं, क्यों चेंज कर दिया, क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि उसने कहीं x लिखा है लेकिन x की वैल्यू नहीं लिखी है। 0.529 एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 लिखा जाता है, और 2 जोड़ के 12 लिख देंगे, तो इसकी जगह पे ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी जो कि पूछी नहीं है। यहाँ जरूरत थी केवल तीसरी कक्ष के लिए, सर n माने 3 रख दीजिए, 3 तिया 9 बराबर 9x आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेट होने की जरूरत नहीं है। अगला है आर एन इक्वल टू, ये देखिएगा क्या लिखा है, एन स्क्वायर अपॉन ए नॉट। स्थिर अवस्था में जिसको बोहर त्रिज्या भी कहा जाता है, सर त्रिज्या भी लिखी हुई है, अब यहाँ पे देख लो, फिर उन्होंने वही कह दिया, आर एन इक्वल टू ए नॉट। ए नॉट माने 0.529 स्क्वायर एन स्क्वायर, सर एंगस्ट्रॉम लिख दिया। जेड बराबर क्या रहा होगा, 1 परमाणु क्रमांक किया जाता है, तो ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, ए नॉट की वैल्यू तो अभी हम लोगों ने निकाली थी, पिकोमीटर में पूछा है। ये क्या बनाया है जिसको 52.9 लिख लो, तो 10 पे पावर माइनस 2 हो जाएंगी, और बाद में क्या रखोगे, ठीक है, एन स्क्वायर लिखा हुआ है, 10 पे पावर माइनस की 10 मीटर, 10 और 2 12 कर लो पिकोमीटर, तो 52.9 जो है वो क्या हो जाएगी आपकी 10 पे पावर माइनस के 12। मीटर को क्या लिख दोगे, 1 पिकोमीटर, तो कहाँ आंसर है 52.9, ये लीजिएगा पहला वाला आंसर हो जाएगा 52.9। बात क्लियर है सबको। अगला देखिए, तटस्थ अवस्था जिसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या इतनी है, तो ग्राउंड स्टेट में लिथियम आयन की त्रिज्या क्या होगी। एक त्रिज्या के बारे में फॉर्मूला क्या है, आर एन इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। सर किसमें, एंगस्ट्रॉम में। किसके लिए पूछी है, लिथियम के 2+। वैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 दे दिए हैं, तो बचा कितना है सर, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब इसके बाद बताइएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो उसके बाद जेड बराबर यानी कि परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, परमाणु क्रमांक तो 3 ही होता है, लीजिएगा। अब बताइएगा 1 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो 0.529 इंटू किस कक्ष के लिए पूछा है, सर 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा तो पहली कक्ष में रहेगा, लीजिए 3 हो जाएगा परमाणु क्रमांक, और एंगस्ट्रॉम में ही आंसर पूछा है। एन कहाँ से आ गई, एन जो है समझ में आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ही तो बचा है इसमें केवल, लिथियम में 3 होता है, 2 चले गए, 1 बचा है। जेड बराबर 3, 3 से भाग लगाइएगा, यहाँ से 3 एकम 3,
3 सत्ते 21 और 3 से 6 बार 18, 0.17 ये लीजिएगा 6, और पीछे क्या है एंगस्ट्रॉम। तो बहुत ही सिंपल हैं, आपको 2-3 फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद रखने हैं केवल, क्योंकि इनका डेरिवेशन नहीं है, उस चीज़ को आपको ऐसे ही समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। क्या सबको बात क्लियर है? बताइए यहाँ क्या किया, केवल आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड क्या है एंगस्ट्रॉम में दिया गया है। डन। चलिए अगला है, 2 क्वेश्चन आपके सामने है। बोहर के सिद्धांत को कुछ आयनों पर लागू किया जा सकता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। सर किस पे किया जा सकता है, पहले तो ये सुन लो। बोहर का सिद्धांत 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन कर पाता है। किसको? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो कितना बचा है सर? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। आइए दूसरे को चेक करते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा सर, यहाँ भी बचा है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ परमाणु क्रमांक 4 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, कितना बचेगा सर? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और इनमें से सभी, हाँ सर, जब तीनों ही आंसर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के हैं तो इनमें से सभी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोहर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा? अभी बताया था हमने आपको, वेलोसिटी वी एन इक्वल टू होती है 2.18 इंटू 10⁶ होती कि नहीं। उसके बाद जेड अपॉन एन, किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो ये होता है आपके पास फॉर्मूला जिससे आप निकाल सकते हैं। तो इसमें चेक करिएगा कौन सा है, सेकंड वाली दे रखी है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, जेड बराबर भी, यहाँ पे सर क्या लग जाएगा बच्चों? 1 लग जाएगा, यहाँ भी 1 लग जाएगा, तो आंसर केवल यही बचेगा। कितना हो जाए? 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। चलेगा। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं तो समाप्त होते हैं। तो आज की लेक्चर में हम लोगों ने आज के प्रैक्टिस में, इस प्रैक्टिस बैच में 2 कंसेप्ट क्लियर करे, जिसके साथ प्रैक्टिस भी की, क्वेश्चंस भी लगाए। आपका रदरफोर्ड का और बोहर के मॉडल, दोनों मॉडल हम लोगों ने तैयार किए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोहर के मॉडल में क्या कमियां रहीं। ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्पेक्ट्रम को बता पाया तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया जाए। ये स्पेक्ट्रम क्या है? वर्ण क्रम, 7 रंगों का क्रम विजुअल रीजन में जो कि दिखाई देता है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करेगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ से ऊर्जा को लॉस करके वहां से कूद पड़ेगा नीचे। इस बात पर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इसी तरीके से हमसफर एकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा। नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइएगा। आपका पूरा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है विद क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, और साथ साथ में जैसे ही ये लेक्चर जो है 3 या 4 लेक्चर्स के साथ समाप्त होगा तो इसके क्वेश्चंस की जो PDF है अलग तरीके से, यानी पूरी एक्सरसाइज बना के हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। वहाँ से सॉल्व करिएगा। अगर टाइम मिलेगा तो किसी अलग टाइम में हम वीडियो बना देंगे, जो भी क्वेश्चंस वो रहेंगे उसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाए। ठीक है। यदि कोई विद्यार्थी नया है, कोई मेरा दोस्त पहली बार अगर चैनल पर जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों के ही लेक्चर्स आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। एक क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको। आप नियमित रूप से आप जुड़े रहिएगा। कभी कभी ऐसा होता है डिले हो जाता है, रेगुलर वीडियो नहीं आ पाते, तो लेकिन यदि आप चैनल के साथ जुड़ते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि यदि आप लोग देख रहे हैं, कमेंट करते हैं कि सर हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, सर ऐसे पढ़ाइएगा या और भी लेक्चर्स लेकर आइएगा, तो हमारी और हम लोगों की जो टीम है वो भी सोचती है, मोटिवेट होती है कि बच्चे इच्छुक हैं, दोस्त इच्छुक हैं, हमारे पढ़ना चाहते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग आपके साथ कंटेंट लेकर आया करेंगे। चलिए ठीक है, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। नए लेक्चर में फिर मुलाकात होगी इसी प्रैक्टिस बैच के नए क्वेश्चन, नए सीरीज के साथ तीसरे लेक्चर। बाय बाय।